हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो इस लेक्चर के अंदर हम अपने फोर्थ टाइप के इनेट इम्यून सेल्स को कवर करेंगे, दैट इज योर न्यूट्रोफिल्स। इससे पीछे वाली क्लासेस के अंदर आपने इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर आने वाले डेंड्राइटिक सेल्स, देन मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस, उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स, उन सभी को आई होप कि आपने रीड या फिर आप बोल सकते हो कि आपने वो वीडियोस को देख लिया होगा। नाउ इस लेक्चर में हम न्यूट्रोफिल्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो दीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड in the highest amount. राइट, तो इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर जो भी सेल्स आते हैं उसमें से अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाती है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट कौन से सेल्स का होता है, तो आप क्या बोलोगे? न्यूट्रोफिल्स का। उसके बाद में दीज आर ग्रेन्यूलोसाइट्स। इसका मतलब क्या है कि the neutrophils will contain granules in them, so these are also known as granulocytes. राइट, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इस तरीके से न्यूट्रोफिल है तो उसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। राइट, इनके अंदर जो है वो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या क्या होता है, जैसे हमने जो लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने आपको बोला था कि जो आपके एनके सेल्स होते हैं उनके भी अंदर कुछ इसी तरीके के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर प्रेजेंट होता है ग्रेन्यूल्स में परफोरेंस। राइट, परफोरेंस प्रेजेंट होता है और ग्रैन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये चीज हमने करी थी एनके सेल्स के केसेस में। बट जब हम बात करते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन ग्रेन्यूल्स में क्या क्या होता है? लाइसोजाइम, कोलेजिनेज, लाइसोजाइम मिल जाएगा आपको, कोलेजिनेज, राइट, लाइसोजाइम, कोलेजिनेज, ये एक तरीके के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और थर्ड टाइप का एंजाइम मिलेगा इलास्टेज। तो ये एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं इन द वेसिकल्स, इन द वेसिकल्स, या फिर आप बोल सकते हो इन द ग्रेन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस न्यूट्रोफिल्स, इसलिए इनको बोला जाता है ग्रेन्यूलोसाइट्स। अब देखिए, अगर देखो, अब जैसे हमने बात की थी टिश्यूज के बारे में, तो टिश्यूज में फेगोसाइटोसिस की तरह फेगोसाइटोसिस का काम कौन कर रहे थे? तो मैक्रोफेजेस, जो कि हमने सेकेंड टाइप के इनेट इम्यून सेल्स में देखा है, जो कि आपके मैक्रोफेजेस हैं। सो दे वर डूइंग द वर्क ऑफ फेगोसाइटोसिस इनसाइड द टिश्यूज। बट ब्लड के अंदर फेगोसाइटोसिस का काम कौन कर रहा है? तो वो ये है, न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो वर्क वाइज सेम होते हैं, वर्क वाइज सिमिलर होते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों ही क्या काम करते हैं? फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करें। बस डिफरेंस क्या है कि जो मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करने का काम कर रहे हैं, दे आर फंक्शनिंग इन द टिश्यूज, और जो न्यूट्रोफिल्स हैं दीज आर फंक्शनिंग इन द ब्लड। राइट, तो ये चीजें हैं कुछ न्यूट्रोफिल्स के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इजी भी। उसके बाद अगर हम बात करें इसके न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस कैसा दिखाई देगा आपको न्यूट्रोफिल का, तो इसी के अंदर देखिए न्यूट्रोफिल्स जो होता है उसके मल्टीपल लोब्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके आपको बहुत सारे लोब्स देखने को मिलते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस। और इसी मल्टीपल लोब, इतने सारे मल्टीपल लोब्स होने की वजह से ही हम ग्रेन्युलोसाइट्स को एक और टर्मिनोलॉजी से बुला सकते हैं, दैट इज द पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इनके जो ये न्यूक्लियस होता है इसके बहुत सारे लोब्स होते हैं, यानी कि पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब दिखाई जो दे रहे हैं, पॉलीमॉर्फो, और न्यूक्लियर मतलब जिस न्यूक्लियस का इस तरीके से बहुत सारे, देखो पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब जो मॉर्फोलॉजी है उसकी, और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो अलग अलग टाइप्स की है। ल्यूकोसाइट्स का तो ये एग्जांपल है ही न्यूट्रोफिल्स आपके। राइट, उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, दैट इज द डायपीडियासिस। ठीक है, बड़ी एक इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी होती है न्यूट्रोफिल्स की, प्रॉपर्टी का नाम है डायपीडेसिस।
तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये ब्लड के अंदर होते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन में फ्लो कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि ये टिश्यूज में माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे अगर ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा होगा, इसको सराउंडिंग में टिश्यू मिल गए, तो ये टिश्यूज की तरफ को माइग्रेट कर जाते हैं। अगर इन केस, और ये माइग्रेट करते देखिए कब है, जब भी कभी टिश्यूज में किसी तरीके की इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो ये सर्कुलेशन से आकर के टिश्यूज में पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर जो है अपना इसको मतलब कि सही करने का काम करते हैं। तो डायपीडियासिस में आप लिख सकते हो कि द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट टूवर्ड्स inflammatory site in the tissues. It is the infiltration of leukocytes from blood to the tissues, और टिश्यूज के आगे ब्रैकेट में लिख लो इन्फ्लेमेटरी साइट्स। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, डायपीडियासिस का प्रोसेस बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी, आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके ऊपर ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर ये न्यूट्रोफिल है तो इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर रिसेप्टर का नाम होगा एफ सी गामा आर रिसेप्टर। एफ सी गामा, एफ सी, दिस इज गामा। देखो ये स्मॉल आर मत सोच लेना इसको प्लीज, ठीक है, दिस इज द गामा। देखो एफ सी गामा और दिस इज आर, तो ये रिसेप्टर का नाम है एफ सी गामा आर। इस तरीके से आप लिख सकते हो एफ सी गामा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है किसके ऊपर, ऑन द न्यूट्रोफिल्स। देखो रिसेप्टर का नाम सिर्फ यहां तक, एफ सी गामा, दिस इज गामा, दिस इज रिसेप्टर। ऐसे एक मिलता जुलता इसी के जैसा हमने एक रिसेप्टर किया था, और वो किस केस में था, वो था आपके एनके सेल्स में। तो एनके सेल्स के पास में भी रिसेप्टर प्रेजेंट था, उस रिसेप्टर का नाम था एफ सी गामा आर 3 रिसेप्टर। ठीक है, इसके अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है एफ सी गामा, आगे रिसेप्टर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आर गलती से बोल दिया मैंने, दिस इज द एफ सी गामा रिसेप्टर। जो एनके सेल्स थे उनके ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर का नाम था एफ सी गामा आर 3 रिसेप्टर। ठीक है, तो ये जो एफ सी गामा रिसेप्टर होता है, एक तो ये चीज प्रेजेंट होती है आपके न्यूट्रोफिल्स के सरफेस पे, एक और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स का नाम है, दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर C3b प्रोटीन। C3b प्रोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स फॉर C3b प्रोटीन। अब ये जो C3b प्रोटीन है, अभी आगे वाली क्लासेस में आपको समझ में आएगा कि C3b प्रोटीन जो है इट इज अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी कुछ होती हैं, ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवेज के अंदर काम करती हैं, राइट, और ये क्या होती है, एक तरीके के जाइमोजन का एग्जाम्पल भी होती है। तो ये सारी चीजें हम तब करेंगे जब हम कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवेज को डिटेल में कर रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनके सरफेस के ऊपर ये 2 टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है आपका एफ सी गामा रिसेप्टर, और एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है C3b प्रोटीन का रिसेप्टर। अच्छा, अब ये जो अब ये जो एफ सी गामा रिसेप्टर है, इसके साथ आकर के बाइंड कौन करेगा, तो IgG एंटीबॉडी जो है वो बाइंड करती है विद इट्स एफ सी रीजन टू द एफ सी गामा रिसेप्टर। तो देखिए ये एंटीबॉडी आ गई, ये इसकी हैवी चेन, दिस इज द लाइट चेन, ठीक है, और ये बाइंड करती है, देखो ये दिस इज द IgG एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होता है ये आपका एफ सी गामा रिसेप्टर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, इसकी 2 चेन्स होती हैं मेनली। ठीक है, मेनली कौन कौन सी 2 चेन्स होती हैं, एक होती है इसकी देखो हैवी चेन, तो देखो ये और ये हैवी चेन्स है, मतलब 2 हैवी चेन्स होते हैं, राइट। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है उस तरफ, ये देखिए हैवी चेन्स होती हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, और 2 जो हैं वो लाइट चेन्स होती हैं। इसको थोड़ा इस तरफ ले आते हैं। अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें, वैसे एंटीबॉडीज का जब हम स्ट्रक्चर करेंगे ना उसमें आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। और देखो इस तरीके से 2 जो है वो लाइट चेन्स होती हैं,
ठीक है। ये जो पोर्शन होता है इतना, यहाँ पर हिंज रीजन होता है, ठीक है। हिंज रीजन जो है वो प्रोलीन रिच होता है, प्रोलीन अमाइनो एसिड होता है ना, तो प्रोलीन रिच होता है आपका जो हिंज रीजन होता है। और इससे ऊपर वाला पोर्शन होता है FAB फ्रेगमेंट, और जो हिंज रीजन से नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बुलाते हैं FC रीजन। तो देखिए जितना भी एंटीजन होगा, जो भी एंटीजन बाइंड करेंगे वो बाइंड करते हैं टू दिस FAB का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये चीज यहाँ पे बाइंड करता है। इसका ये चीज जिसको मैं बोल रही हूँ वो भी डिटेल है आपको, तो इसलिए अभी के लिए आप ये देखिए, देखो एंटीबॉडी का पैराटोप जो होता है ना, ये पैराटोप बुलाते हैं इसको हम लोग, इस रीजन को। यहाँ पर आकर के बाइंड करता है आपका एंटीजन, ठीक है। एक बार जब एंटीजन आ गया उसके बाद फिर ये जो FC रीजन होता है, यहाँ से फिर आपको इफेक्टर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इफेक्टर रिस्पॉन्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, मीनिंग इसका सिंपल है कि कोई भी एंटीजन आएगा, बाइंड करेगा पैराटोप के साथ में, उसके बाद ये जो FC रीजन होगा ये इफेक्टर रिस्पॉन्स करेगा। अब इफेक्टर रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि देखिए जो भी एक जब एंटीजन के आने के बाद बॉडी के अंदर क्या क्या तामझाम चलेगा, वो सारा कौन देखता है? FC रीजन। और FC रीजन ही, यही इसी FC रीजन की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी हेल्प से ये जो IgG एंटीबॉडी है ये जाकर के इस FC गामा रिसेप्टर के साथ में जो है वो बाइंड हो रही है। बताइए इतना क्लियर हो गया आपको? तो इसको अब इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडी का डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है ना हम लोग देखेंगे जब हम बात कर रहे होंगे एंटीबॉडीज के बारे में, राइट। सो FC रीजन होता है इसका, ये जहां से ये बाइंड करता है, देखो FC, दिस इज द FC, इसीलिए देखो रिसेप्टर का नाम भी FC से स्टार्ट हो रहा है, गामा रिसेप्टर। तो FC रीजन एंटीबॉडी का बाइंड करता है टू द न्यूट्रोफिल्स के FC गामा रिसेप्टर, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उसके बाद में अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो एक टर्म आती है ऑप्सोनाइजेशन करके, अगर आपने सुनी होगी तो। ऑप्सोनाइजेशन एक टर्म होती है, ये देख लीजिए यहाँ पे, ऑप्सोनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और बड़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है आपसे ऑप्सोनाइजेशन की टर्म। तो ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? इट इज द इंडक्शन ऑफ फेगोसाइटोसिस फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि फेगोसाइटोसिस करनी है न्यूट्रोफिल्स को, फेगोसाइटोसिस करनी है मैक्रोफेजेस को। बट कई बार क्या होता है कि फेगोसाइटोसिस को इंड्यूस करवाए जाते हैं, मतलब कि जबरदस्ती बोला जाता है कि भाई तू फेगोसाइटोसिस कर, फेगोसाइटोसिस कर, उसको इंड्यूस मतलब उसको स्पीड अप करवाया जा सकता है, एक तरीके से आप बोलते हो, ठीक है। ये अपने रेट से करेगी सेल, कोई नॉर्मल सेल होगी तो फेगोसाइटोसिस को अपने हिसाब से करती रहेगी धीरे धीरे करके। बट फेगो ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें उसी फेगोसाइटोसिस को एक स्पीड से, एक जल्दी से मतलब कि करवाना, ताकि जल्दी जल्दी एंटीजन का जो है वो रिमूवल हो, ठीक है। तो ऑप्सोनाइजेशन अगर कोई चीज करवा रही है तो उसे फिर बोला जाता है ऑप्सोनिन्स। ये तो ऑप्सोनाइजेशन का मतलब हो गया। बट ऑप्सोनाइजेशन जो करवाते हैं उन्हें बोला जाता है ऑप्सोनिन्स। सो ऑप्सोनिन्स क्या चीज होती हैं? दे इंड्यूस फेगोसाइटोसिस। दीज आर द, आप ऐसे बोल सकते हो, दीज आर द प्रोटीन्स which induce phagocytosis। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी भी ऑप्सोनाइजेशन की, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑप्सोनिन्स के एग्जाम्पल्स भी। तो ऐसी प्रोटीन्स जो कि इंड्यूस करती हैं फेगोसाइटोसिस को, और इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हो कि ऐसी प्रोटीन्स जो कि मान लो अगर न्यूट्रोफिल है तो अगर ऑप्सोनिन उसके साथ में बाइंड हो जाएगी तो वो जल्दी जल्दी जो है वो फेगोसाइटोसिस को के प्रोसेस को जो है वो स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। तो ऑप्सोनिन्स के एग्जाम्पल्स फिर क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास में? एक आती है आपकी, देखो ऑप्सोनिन्स के एग्जाम्पल्स की बात हो रही है, एक होती है IgG एंटीबॉडी, और दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाता है दैट इज C3b प्रोटीन। दिस इज C3b प्रोटीन। सो ये दो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके ऑप्शनिन्स के अंदर। दे आर वेरी फेमस एग्जाम्पल्स एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एज वेल, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं, देखो IgG एंटीबॉडी होगी और जो C3b प्रोटीन होगी, ये क्या बोलते हैं? ये बोलेंगे न्यूट्रोफिल्स को, देखो इनको, ये जो न्यूट्रोफिल्स की जिनकी हम बात कर रहे थे कि पैथोजन जो है उसे फेगोसाइटोज करने की जरूरत है, भाई तो जल्दी जल्दी फेगोसाइटोसिस कर, ये काम होता है इनका ऑप्सोनिन्स का, ठीक है जी। अब देखो इतना समझ आ गया तो आगे देखिए।
अब मैंने आपको क्या बोला कि आपके ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनके सरफेस के ऊपर जो हैं वो रिसेप्टर्स हैं फॉर C3b प्रोटीन। इसका मतलब देखो C3b प्रोटीन ही आ गई, इट इज अ, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो यहाँ पे, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ठीक है, इसके बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारी प्रोटीन फिर बाइंड करेंगे अपने रिसेप्टर्स के साथ में जो कि प्रेजेंट है न्यूट्रोफिल्स के ऊपर, राइट। तो अगर अगर ऐसा है तो उसके बाद दूसरे टाइप के जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स के ऊपर, वो रिसेप्टर्स होते हैं FC गामा। FC गामा के भी बहुत सारे रिसेप्टर्स मिल जाएंगे आपको न्यूट्रोफिल्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के क्या बाइंड हो रही होगी, IgG। ठीक है, यहाँ पे बाइंड होती है आकर के C3b प्रोटीन, आप लिख सकते हो यहाँ पे बाइंड होती है C3b प्रोटीन, ये चीज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो फिर अभी आगे चलते हैं। तो अब देखो C3b प्रोटीन्स यहाँ पे आकर के बाइंड होती हैं, बाइंड हो सकती हैं, देन IgG एंटीबॉडीज के ऊपर आकर के बाइंड हो सकती है। बट ये अल्टीमेटली अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे ये बोलेंगी कि आप जल्दी से न्यूट्रोफिल को, कि जल्दी जल्दी कोई भी पैथोजन है उसको जल्दी जल्दी एनगल्फ करो। तो देखो ये कैसे हो पाता है, ये कैसे हो पाता है कि जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग अभी कि मान लो कोई एक ये इस तरीके से पैथोजन है, ब्लड के अंदर घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है, इट केम अक्रॉस, अच्छा इसके अगेंस्ट जो है अब एंटीबॉडी भी जनरेट होगी नेचुरली। ठीक है, तो मान लीजिए वो एंटीबॉडी है IgG। ठीक है, IgG एंटीबॉडी जो है वो इस एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो डेवलप हो चुकी है। ठीक है, ये कोई एंटीजन है इस तरीके से, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो चुकी है, इस तरीके से हैवी चेन्स आ गई, इसकी लाइट चेन्स आ गई, बाइंड कर जाएगी। बट और ये क्या है खुद एक, इट इज अ पैथोजन। दिस इज अ पैथोजन। ठीक है, ये पैथोजन है और ये जो है दिस इज द IgG एंटीबॉडी। ठीक है, ये IgG एंटीबॉडी आ गई और ये एक पैथोजन आ गया। दिस इज अ पैथोजन। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट जनरेट हो गई है। तो अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज बताई थी कि आपके जो इस एंटीबॉडी के रिसेप्टर्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स के पास मिलते हैं। जब भी बैक्टीरिया एंटर करेगा बॉडी में, उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी और उस एंटीबॉडी, उस IgG एंटीबॉडी के जो रिसेप्टर्स है वो तो न्यूट्रोफिल्स के ऊपर है, तो वो IgG एंटीबॉडी इसके साथ आकर के अटैच होगी और इसको उठा करके ले जाएगी टू द रिसेप्टर्स ऑफ IgG एंटीबॉडी, जो कि क्या है, न्यूट्रोफिल्स के ऊपर है जो कि। तो इसलिए तो अल्टीमेटली भले ये बाइंड होने के लिए गई थी अपने रिसेप्टर्स के साथ में, बट ये इसने क्या किया, अपने साथ जो है वो पैथोजेंस के भी उठा करके इसके ऊपर बाइंड करवा दिया। तो बस यही उठा करके मैंने ऐसे करके अटैच करवाई है। ठीक है, यही मैंने उठा करके जो है वो यहाँ पे अटैच करवाई है। तो इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि देखिए ये बाइंड हुई थी इस पैथोजन के ऊपर ऐसे। ठीक है, दिस इज द पैथोजन और ये बाइंड हो चुकी है अभी। अब जब ये इसके साथ आकर के बाइंड हो जाएगी तो आगे का जो भी प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ये बोलेगी कि भाई जल्दी जल्दी एनगल्फ करो, मैं अपने ऊपर उठा करके पैथोजन को लेकर के आऊंगी। तो इट विल इंक्रीज द फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ दिस न्यूट्रोफिल, राइट। तो क्यों इंक्रीज करेगी, इन ऑर्डर टू क्लीन अप द बॉडी आउट फ्रॉम दिस पैथोजन एंड द फैगोसाइटोसिस इज इंड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड, है ना। तो बाहर से ही जो है वो इंड्यूस हुई है फैगोसाइटोसिस, और इस ऐसे ही करके क्या होगा, इसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा और फिर इसकी जो हो जाएगी किलिंग हो जाएगी। तो ये तो काम हो गया आपके IgG एंटीबॉडी। अब हम बात कर लेते हैं C3b प्रोटीन्स की। तो अब ये जो C3b प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करती है, देखो जैसे बॉडी के अंदर ऐसे ब्लड में घूम रही होती है, व्हेन जब भी कोई देखो अगेन पैथोजन कोई एंटर हुआ तो क्या होगा, ये जो C3b प्रोटीन्स हैं ये जो है इस बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर आकर के बाइंड होना स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये देखो बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर या फिर किसी भी पैथोजन के सरफेस के ऊपर आकर के बाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इनकी डिपोजिशन हो जाएगी बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर। तो जब इनकी डिपोजिशन हो जाएगी तो होगा क्या कि ये जो
इस C3b के रिसेप्टर्स हैं, देखो C3b के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, वो तो न्यूट्रोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट है अगेन, तो ये भी वापस क्या करेगी, घूम घूम करके वापस अपने रिसेप्टर के पास यहाँ पहुंच जाएगी और अपने साथ में जिस बैक्टीरिया को इसने बाइंड किया है उससे भी ले आएगी। ठीक है, तो आप इसको, हाँ इसको ऐसे कर सकते हो कि जैसे ये आई घूम करके और C3b प्रोटीन का जो रिसेप्टर था यहाँ पे था प्रेजेंट और इस रिसेप्टर के साथ में C3b प्रोटीन बाइंड हो गई अपने साथ में और किसको ले आई, पैथोजन को भी ले आई है। ये देखो दिस इज द पैथोजन। अब इसको जो है वो एनगल्फ कर लिया जाएगा, या इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हो कि इसको जो है फिर फेगोसाइटोल जो है वो कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये काम करते हैं आपके जो इओसिनोफिल्स हैं वो। अब इओसिनोफिल्स के बारे में एक चीज तो हम देखना भूल ही गए कि इओसिनोफिल्स जो हैं वो कौन सी लीनिएज को बिलोंग करते हैं। अगेन आपको याद होगा तो हमने हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स करे हैं और ये जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, ये दो लीनिएजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, माइलॉइड प्रोजेनाइटर और लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। माइलॉइड प्रोजेनाइटर के अंदर ही ये जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये आपकी कौन सी लीनिएज को बिलोंग करते हैं, तो जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर होती है लीनिएज उसी को ये बिलोंग करते हैं, ये आपकी जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखो ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो इसके बाद में जो देखो आपके जो नेक्स्ट टाइप के सेल्स आते हैं पिक्चर में, ये चीज एक काम कर सकते हैं हम लोग ना, यहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं इसको कि दे बिलोंग टू विच लीनिएज, दे बिलोंग टू माइलॉइड लीनिएज। और जो सिग्नल काम करता है वो कौन सा होता है, GCSF, ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, उससे बनता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के इनेट इम्यून सेल्स के ऊपर। तो दूसरे टाइप के इनेट इम्यून सेल्स जो हैं वो आ जाते हैं आपके इओसिनोफिल्स। ठीक है, फिफ्थ टाइप हम करने लगे हैं इओसिनोफिल्स। ठीक है जी, इओसिनोफिल्स। अब अगेन अगर हम बात करें कि ये किस लीनिएज को बिलोंग कर रहे हैं तो दे बिलोंग टू अगेन उसी लीनिएज को बिलोंग करते हैं जिसको आपके न्यूट्रोफिल्स बिलोंग कर रहे थे। कौन सी थी, आपकी माइलॉइड प्रोजेनाइटर। ठीक है, इओसिनोफिल प्रोजेनाइटर बनते हैं पहले, जैसे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से दो लीनिएजेस बनती हैं, माइलॉइड वाली। ठीक है, माइलॉइड वाली से जो है वो इंटरल्यूकिन 5 का सिग्नल जाता है। देखो इसके लिए सिग्नल याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरल्यूकिन 5 सिग्नल है इसका। और इससे फिर क्या बन जाते हैं, इओसिनोफिल प्रोजेनाइटर बनते हैं पहले, प्रोजेनाइटर बन जाते हैं और फिर इससे फाइनली जो है वो क्या फॉर्मेशन होती है, किसकी, इओसिनोफिल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसको ना आप एक काम करो, इसको बड़ा ही हमने ऐसे कर लिया, इसको थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं। ऐसे कर लो कि दो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, उनसे जब गाटा2 सिग्नल आता है तो माइलॉइड बनते हैं। ठीक है, उसके बाद माइलॉइड के ऊपर जो है जब इंटरल्यूकिन 5 सिग्नल आता है तो वो बन जाते हैं इओसिनोफिल प्रोजेनिटर। और फिर इसी से फाइनली जो है वो क्या बनते हैं, इओसिनोफिल। अब अगर हम बात करें इन इओसिनोफिल्स की, देखिए तो इओसिनोफिल्स जो होते हैं दे वर्क अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन। इनका जो देखो मेजर रोल होता है ना, मेजर रोल इन द, दे प्ले मेजर रोल अगेंस्ट parasitic infection, right, they play major role against the parasitic infection। एक चीज, ठीक है, ये भी फेगोसाइटिक होते हैं। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, फेगोसाइटिक होते हैं। जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो भी फेगोसाइटोसिस का काम कर सकते हैं, बट दे आर नॉट नोन बाय देयर फेगोसाइटिक नेचर। जैसे हमने बोला मैक्रोफेजेस, जैसे हमने बोला न्यूट्रोफिल्स, दे आर नोन, उन्हें जाना ही जाता है उनकी फेगोसाइटिक एक्टिविटी के लिए। जबकि जो इओसिनोफिल्स हैं
ये कर सकते हैं फेगोसाइटोसिस, बट दे आर नॉट नोन फॉर देयर फेगोसाइटिक एक्टिविटी। जैसे सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे हो जाता है कि जैसे देखो, अगर ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई स्वीट्स की शॉप है, ठीक है, तो वहां पे ऐसा होगा कि वो किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए जानी जाएगी, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए वहां पर जो है वो कलाकंद बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, या फिर वहां पर जो है वो रसमलाई बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है, ये एक दो चीजें। या फिर हम, क्योंकि हम एग्जाम्पल देख रहे हैं एक, तो हम देख रहे थे कि मान लीजिए यहाँ कलाकंद बहुत अच्छा मिलता है, मिल वहां बाकी चीजें भी जाएंगी, बाकी मिठाइयां भी जाएंगी, बट वो जिस चीज के लिए जानी जाती है वो है कलाकंद। तो वैसे ही जैसे आपकी जो मैक्रोफेजेज हैं और जो आपकी न्यूट्रोफिल्स हैं वो जानी जाती हैं किस चीज के लिए, फेगोसाइटोसिस के लिए। बट ये जो आपकी इओसिनोफिल्स है ना, जो इओसिनोफिल्स होती हैं, देखो इनका क्या होता है कि ये जानी जाती हैं अपने पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए, बट ये यहाँ पर फेगोसाइटिक एक्टिविटी भी हो जाती है, ठीक है, इनके अंदर फेगोसाइटोसिस हो सकती है, बट इनको जाना सिर्फ पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए ही जाता है, राइट। ये मेरा समझाने का मतलब था। उसके बाद अब देखो, ठीक है, देयर मेजर रोल इज अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये चीज हो गई, ठीक है। दे आर नॉट नोन बाय देयर, आप लिख सकते हो दे हैव phagocytic activity, phagocytic activity, but they are not known for this phagocytic एक्टिविटी ऑफ देयर्स, ठीक है। तो फेगोसाइटिक एक्टिविटी के लिए इनको ये नहीं बोला जाएगा आउट। अगर आप जब भी कभी इओसिनोफिल्स की बात आएगी तो इसको बोला अच्छा पैरासाइट के अगेंस्ट ये काम करेंगे, बट ये दिमाग में नहीं आता अचानक से कि अच्छा ये जो है वो फेगोसाइटोसिस भी कर सकते हैं, ये मतलब था इस चीज का। उसके बाद में देखिए इनके अंदर भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स मिल जाएंगे आपको। सो दे आल्सो हैव ग्रेन्यूल्स, राइट, containing enzymes, which contain enzymes, right। उसके बाद और ये जो एंजाइम्स ये कंटेन करते हैं, दे डैमेज द, ये जो एंजाइम्स इनके अंदर होते हैं दे डैमेज द मेम्ब्रेन ऑफ पैरासाइट, ठीक है, क्योंकि हमने बात ही क्या करी है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ये काम कर रहे हैं। इनकी सिंथेसिस तो हम लोगों ने देख ही ली है ना, इससे भी डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकी जो सिंथेसिस होती है वो माइलॉइड प्रोजेनाइटर लिनिएज से होती है, और जो सिग्नल यूज होता है वो होता है आपका IL-5 इंटरल्यूकिन 5 सिग्नल जो है वो काम में आता है। अब इसके ऊपर भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, आपके ये जो इओसिनोफिल्स है ना इसके भी ऊपर रिसेप्टर्स मिल जाएंगे आपको। जैसे अगर मान लो मैंने ये इओसिनोफिल बना दी तो इसके ऊपर रिसेप्टर मिलता है। रिसेप्टर किस चीज के लिए होता है, IgE एंटीबॉडी का रिसेप्टर। तो देखो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरह बना देती हूँ कि यहाँ पे जो है वो IgE एंटीबॉडी का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। आप इसके अंदर लिख सकते हो दिस इज द इओसिनोफिल, ठीक है, और इसके ऊपर IgE एंटीबॉडी का आपको रिसेप्टर मिल जाएगा। तो IgE एंटीबॉडी अब देखो जैसे ऐसे आएगी, वो अगेंस्ट इसके जनरेट हुई होगी, कोई भी पैरासाइट है मान लो, ठीक है, इस तरीके से कोई भी पैरासाइट है, इस तरीके से इसके अगेंस्ट जो है ये एंटीबॉडी जनरेट हुई है इस तरीके से, ठीक है, इसने पैरासाइट को बाइंड करके रखा है। अब ये उठा करके लेके चली जाएगी इसको अपने खुद के रिसेप्टर के ऊपर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इओसिनोफिल्स के ऊपर, इस तरीके से। और फिर क्या होगा, जैसे ही इसके साथ में बाइंड करेगा तो जो ग्रेन्यूल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, उनमें से जो है वो एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे और फिर इसकी क्या हो जाएगी, पैरासाइट की किलिंग हो जाएगी, राइट। उसके बाद अब ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके अंदर बेसिक प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जो इओसिनोफिल्स हैं उनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तो अब इन ग्रेन्यूल्स के अंदर देखो, अब जैसे ये इओसिनोफिल आ गया, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स, एक तो एंजाइम्स प्रेजेंट है इसके अंदर, और वो एंजाइम्स क्या काम कर रहे हैं, जो भी पैरासाइट है उसकी मेम्ब्रेन को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, उस एंजाइम्स के अलावा इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, तो बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है, बेसिक प्रोटीन्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो बेसिक प्रोटीन्स होती हैं ये फिर बाइंड कर पाती हैं टू दी एसिडिक डाई, ठीक है, ये एसिडिक डाई के साथ में बाइंड कर सकती हैं, और उस एसिडिक का नाम, डाई का नाम क्या है, इओसिन, ठीक है। और इसी इओसिन डाई का बाइंड हो पाना टू द बेसिक प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द ग्रेन्यूल्स ऑफ
इयोसिनोफिल्स, यही वजह है कि इनको इयोसिनोफिल का नाम दिया गया। ये देखो इयोसिन, स्टार्टिंग में इयोसिनोफिल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इयोसिनोफिल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और उनको स्टेन किया जा सकता है विद द एसिडिक डाई, और उस एसिडिक डाई का नाम है इयोसिन। तो अगर एक और चीज कि अगर ये पैरासाइट के अगेंस्ट बनते हैं, मतलब पैरासाइट्स के अगेंस्ट सॉरी काम करते हैं, तो अगर जब भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर, तो जो इयोसिनोफिल्स होते हैं ना उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, और उस कंडीशन को हम लोग बुलाते हैं इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया। तो कई बार कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आ जा सकता है कि कोई ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो है वो इयोसिनोफिलिया की कंडीशन देखने को मिली, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस इयोसिनोफिलिया। तो आप क्या आंसर करोगे, नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से कौन सा वाला ऑप्शन टिक करोगे कि उसमें जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से जिसके जो आपके इयोसिनोफिल्स हैं वो इंक्रीज होने लग रहे हैं और इयोसिनोफिलिया की जो कंडीशन है वो डेवलप हो चुकी है, राइट। तो इसके साथ में देखो आज हमने दो अपने सेल्स निपटा लिए आपके इस लेक्चर के अंदर। एक हमने कर लिया आपका ये इयोसिनोफिल्स को, ठीक है, एक हमने इयोसिनोफिल्स को डिटेल में कर लिया, और इससे पहले हमने कौन सा वाला किया, न्यूट्रोफिल, राइट, न्यूट्रोफिल। तो शॉर्ट में अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं तो न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। इसके सरफेस के ऊपर दो रिसेप्टर्स हैं, एक रिसेप्टर है एफसी गामा रिसेप्टर जिसके साथ में आईजीजी एंटीबॉडी आकर के बाइंड करेगी, दूसरा जो रिसेप्टर है वो C3b के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये एक प्रोटीन है जिसके साथ C3b प्रोटीन आकर के जो है वो बाइंड करेगी। उसी तरह से जो इयोसिनोफिल्स हैं इसके ऊपर भी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, बट वो रिसेप्टर होता है फॉर आईजीई एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है आपके इयोसिनोफिल्स के ऊपर, राइट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, आपका बेसोफिल्स बच जाते हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।